हमारे देश में 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, ये सबसे अनोखा और सबसे प्रबल था। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो सारे भारत के इतिहासकार और अंग्रेजी इतिहासकार भी इस बात को अब मानते हैं कि इस 1857 के स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत 29 मार्च 1857 को हुई। 29 मार्च 1857 को हमारे भारत देश में बंगाल का जो सबसे बड़ा नगर है कलकत्ता, आज जिसको हम कोलकाता कहते हैं, उसके पास में बैरकपुर नाम की एक छावनी हुआ करती थी अंग्रेजों की, जहां पर अंग्रेजों की सेना रहा करती थी। उस बैरकपुर छावनी में श्री मंगल पांडे काम किया करते थे। मंगल पांडे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो गए थे एक सिपाही के रूप में और सेना के कार्य में लगे हुए थे। उन्हीं मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को क्रांति की शुरुआत कर दी थी। शुरुआत कैसे हुई? हमारे भारत में सन 1856 से अंग्रेजों की सरकार ने कुछ ऐसे कारतूस बनाकर इस्तेमाल करना शुरू किया था जिन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। हमारे भारत देश में अंग्रेजों की सेना जो कारतूस इस्तेमाल किया करती थी, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का तेल निकालकर लगाया जाता था और भारत के सैनिक जो अंग्रेजी सेना में नौकरी किया करते थे, उनको वो कारतूस मुंह से खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता था। पुराने समय में जो कारतूस बना करते थे बंदूक में चलाने के लिए, उन कारतूसों के ऊपर एक टोपी लगी रहती थी। उस टोपी को खोलकर कारतूस को बंदूक में डाला जाता था, फिर उसको चलाया जाता था। वो जो टोपी लगाई जाती थी कारतूस की, उस टोपी को आसानी से लगाया जा सके और आसानी से निकाला जा सके, उसके लिए चिकनाई की जरूरत पड़ती थी, तेल की जरूरत पड़ती थी। और 1856 के आसपास सबसे सस्ती चिकनाई जो भारत में मिलती थी, सबसे सस्ती और सबसे आसानी से जो चिकनाई भारत में मिलती थी, वो गाय के मांस में से निकाला हुआ तेल होता था, सुअर के मांस में से निकाला हुआ तेल होता था। 1 किलो चिकनाई गाय के मांस में से निकाली हुई 4 आने में मिल जाया करती थी। 4 आने किलो, 4 आना आप समझते हैं 16 आने का 1 रुपया हुआ करता था। उस 16 आने के रुपए का 4 आना हिस्सा, तो 4 आने में 1 किलो चिकनाई मिल जाती थी, गाय के मांस में से निकाली गई, और लगभग 4 आने में ही मिल जाती थी सुअर के मांस में से निकाली हुई। अंग्रेजों की सरकार इन चिकनाइयों का इस्तेमाल कारतूस की टोपी को लगाने में और वो टोपी मुंह से खोली जाए तो आसानी से निकल जाए, इसके लिए प्रयोग किया करती थी। अंग्रेजों ने जब ये कारतूस इस्तेमाल करना शुरू किया तो भारत के जो सैनिक अंग्रेजों की सेना में नौकरी किया करते थे, उनको इस बात पर बहुत आपत्ति हुई और कई सैनिकों ने अपना विरोध दर्ज कराया अंग्रेजी शासकों के सामने, अंग्रेजी सेना के बड़े अधिकारियों के सामने। दुर्भाग्य ये हुआ कि जब भी भारतीय सैनिकों ने ये विरोध दर्ज कराया कि हमको गाय की चर्बी के कारतूस मुंह से खोलने पड़ते हैं, तो अंग्रेजों के जो फौजी अफसर हुआ करते थे, उन्होंने इस शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया और इन्होंने इसको कोई महत्व भी नहीं दिया। कारण क्या था? कारण यह था कि अंग्रेज खुद गाय का मांस खाते थे और अंग्रेजी सेना का एक बड़ा हिस्सा प्रतिदिन गाय का मांस खाया करता था। अंग्रेजी सेना के बहुत बड़े हिस्से में सुअर का भी मांस खाया जाता था। आप जानते हैं, अंग्रेज आए थे यूरोप के इलाके से और यूरोप के इलाके में गाय का मांस खाना सामान्य बात है, सुअर का मांस खाना और भी सामान्य बात है। 2 ही तरह के मांस पूरे यूरोप और अमेरिका में खाए जाते हैं। एक मांस को बीफ कहते हैं अंग्रेजी में, बीफ माने गाय का मांस, और एक मांस को पोर्क कहते हैं, पोर्क माने सुअर का मांस। तो बीफ और पोर्क खाने वाले अंग्रेज थे, गाय का भी मांस खाते थे, सुअर का भी मांस खाते थे। उनके लिए ये कोई महत्व की बात नहीं थी
कि गाय का मांस और सूअर का मांस किसी कारतूस में लगा दिया जाए और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़े। उनके लिए तो ये सामान्य बात थी, क्योंकि वो खाया करते थे। लेकिन भारत के जो सैनिक थे, भारत के जो नागरिक थे और अंग्रेजी सेना में काम करते थे, उनके लिए ये बहुत आपत्तिजनक था। जो हिंदू थे और भारतीय थे, उनके लिए ये आपत्तिजनक था कि गाय का मांस कारतूस पे लगाया जा रहा है, और जो मुसलमान थे और भारतीय थे, उनके लिए ये आपत्तिजनक था कि सूअर का मांस लगाया जा रहा है। इसलिए भारत के सैनिकों ने ये सवाल उठाना शुरू किया सन 1856 से, लेकिन अंग्रेजों के किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जिन भारतीय सैनिकों ने आपत्ति उठाई थी इन कारतूसों के सवाल पर, उनमें से एक भारतीय सैनिक थे अमर शहीद मंगल पांडे, जिनका नाम हम बड़े आदर से और सम्मान से लेते हैं। उन्होंने 29 मार्च सन 1857 को भरी परेड के मैदान में अंग्रेज अधिकारी से सीधे एक सवाल पूछा। परेड हो रही थी बैरकपुर की छावनी में, सवेरे का समय था, करीब 9 बजे के आसपास का। सारे भारतीय सैनिक लाइन से खड़े हुए थे परेड के लिए। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसका नाम था मेजर ह्यूसन। उस ह्यूसन नाम के अंग्रेज अधिकारी को अमर शहीद मंगल पांडे ने सीधे एक प्रश्न किया कि क्या हमको अंग्रेज सरकार की तरफ से जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है? तो मेजर ह्यूसन ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, ना उसने हां कहा और ना उसने ना कहा। अमर शहीद मंगल पांडे ने फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या हमें जो कारतूस दिए जा रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई है? मेजर ह्यूसन ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया, ना हाँ कहा ना ना कहा। बस इतने से में गुस्सा आया अमर शहीद मंगल पांडे को। उनके पास अपनी सर्विस राइफल थी, बंदूक थी, उसमें 2 गोलियां भरी हुई थी। उन्होंने वो बंदूक सीधे मेजर ह्यूसन के ऊपर चलाई। मेजर ह्यूसन को गोली लगी, लगने के बाद वो जमीन पे गिरा, थोड़ी देर तड़पा और मर गया। उसके बाद क्या हुआ, उसका एक दूसरा सहयोगी था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट वॉग। वॉग नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, वो मंगल पांडे को पकड़ने के लिए घोड़े पर चढ़कर दौड़ा। मंगल पांडे ने दूसरी गोली चलाई और वो दूसरी गोली लेफ्टिनेंट वॉग के घोड़े में जाकर लगी और घोड़ा जमीन पर धराशायी हुआ और वॉग घोड़े से गिरकर जमीन पर उठने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में मंगल पांडे ने क्या किया, उनकी जो राइफल थी उसमें एक संगीन लगी हुई थी, वो संगीन को लेके दौड़े और बाघ के छाती में उन्होंने सीधे वो संगीन उतार दी और उसके बाद खून का फव्वारा छूटा और वॉग 4 से 5 मिनट में तड़पकर वहीं मर गया। बहुत सारे भारतीय सैनिक ये दृश्य देख रहे थे और उनके मन में भी कुछ न कुछ करने का गुस्सा और जज्बा पल रहा था। उसी समय मंगल पांडे ने सभी क्रांतिकारी भारतीय सैनिकों को ललकारते हुए कहा कि इन अंग्रेजों ने हमारा धर्म भ्रष्ट किया है, इन अंग्रेजों ने हमारा देश हमसे छीन लिया है, इन अंग्रेजों ने हमारी आजादी हमसे छीन ली है, इन अंग्रेजों ने हमारी स्वतंत्रता का हरण किया है, इन अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों ने भारत की लूट की है। इस तरह का एक लंबा सा भाषण लगभग 15 से 20 मिनट का अमर शहीद मंगल पांडे ने दिया। भारतीय सैनिकों में थोड़ा सा क्रोध पैदा हुआ, लेकिन उसी समय अंग्रेजों के एक बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी हो गई कि मेजर जनरल ह्यूसन और उसके बाद लेफ्टिनेंट वॉग ये दोनों मारे जा चुके हैं और अमर शहीद मंगल पांडे ने गोली चलाई है। तो अंग्रेजों की एक बड़ी फौज आई और उस बड़ी फौज ने मंगल पांडे को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू किया। मंगल पांडे ने अपनी राइफल का कारतूस भरने का जो समय था वो समय का इस्तेमाल ना करते हुए राइफल में आगे जो संगीन निकली रहती है, जो तलवार की धार की तरह से काम करती है, उसका सदुपयोग करना शुरू किया और उस राइफल को तलवार की तरह से चलाते हुए उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों के गले काटे, कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया
अंत में मंगल पांडे पकड़ लिए गए, अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उनका कोर्ट मार्शल हुआ और कोर्ट मार्शल करीब 10 दिन तक चला। 10वें दिन उनको फांसी की सजा सुना दी गई और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर की छावनी में अमर शहीद मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। समस्या ये हुई थी उस समय कि मंगल पांडे को फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। फांसी की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन उनको फांसी देने के लिए कोई तैयार नहीं था। जितने भी जल्लाद अंग्रेजों की सेना में उस समय नौकरी करते थे बैरकपुर की छावनी में, सबने मना कर दिया कि हम मंगल पांडे को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों के सामने समस्या ये खड़ी हुई कि फांसी की सजा तो होनी है, अब जल्लाद कोई तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए। तो अंग्रेजों ने कलकत्ता से फिर कुछ दूसरे जल्लादों को मंगवाया। उन जल्लादों को बहुत ज्यादा पैसे का लालच दिया गया और ना सिर्फ पैसे का लालच दिया गया, बल्कि उनको बहुत ज्यादा बड़ी तरक्की मिल जाएगी सेना में, फौज में। उनके बच्चों को जिंदगी भर के लिए फौज में नौकरी मिलेगी और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। ऐसे लालच के साथ 4 जल्लाद कलकत्ता से बुलाए गए। उन जल्लादों ने 8 अप्रैल 1857 को अमर शहीद मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया। ये दृश्य जब भारतीय सैनिकों ने देखा कि मंगल पांडे का कोई कसूर नहीं था, फिर भी अंग्रेजों ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया। उन्होंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि क्या कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। इस सीधे सवाल का जवाब ना देकर अंग्रेजों ने झूठ मूठ में कोर्ट मार्शल करके मंगल पांडे को फांसी दे दी है। तो भारत के सैनिक जो उस छावनी में रहते थे, उनमें बहुत गुस्सा और विद्रोह पैदा हो गया और बहुत अच्छा एक काम उन सैनिकों ने मिलकर कर लिया। करीब 1100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने मंगल पांडे की फांसी होने के थोड़ी देर के बाद ही एक संकल्प कर लिया कि अब हम इस गुलामी की नौकरी को छोड़ देंगे, इन अंग्रेजी फौज की नौकरी को हम अब नहीं करेंगे, क्योंकि ना जाने हमारे साथ ऐसा कब क्या हो जाए जो मंगल पांडे के साथ हुआ। तो 1100 से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। वहां से वो जुलूस बनाकर थोड़ी दूर तक पैदल चलकर गए। बैरकपुर में जहां पर यह घटना घटित हुई थी, उससे थोड़ी दूर पर गंगा नदी बहती है। ये गंगा नदी के बारे में आप सभी जानते हैं। इनका उद्गम स्थान गंगा नदी का गंगोत्री है, लेकिन अंतिम स्थान गंगा सागर है। गंगा सागर से पहले कलकत्ता पड़ता है, कलकत्ता के नजदीक में बैरकपुर है। तो बैरकपुर छावनी से ये 1100 सैनिक निकले और जुलूस की शक्ल में अंग्रेजी सेना की जो वर्दी उनको मिली थी वो उन्होंने फाड़ के फेंक दी। उनको जो टोपियां दी गई थी वो टोपियां उतार के उन्होंने फेंक दी। उनको छाती पर लगाने के लिए बैज मिलते थे अंग्रेजों की सेना में, वो बैज उन्होंने नोचकर फेंक दिए। अपनी साधारण भारतीय पोशाकों में वो तैयार होकर गंगा नदी के किनारे गए और सभी ने गंगा जल अपनी अंजुली में भरा और अंजुली में गंगा जल भर के उन्होंने एक संकल्प किया कि जिन अंग्रेजों ने भारत की गाय को काटा है, जिन अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बढ़ाया है, जिन अंग्रेजों ने आजादी को भारत का समाप्त कर दिया है, सभ्यता संस्कृति का नाश किया है, इन अंग्रेजों को अब हम भारत में रहने नहीं देंगे और इन अंग्रेजों को भारत से भगाकर ही दम लेंगे। बस यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई। ये जो 1100 सैनिक थे, इन्होंने 4-4, 5-5 सैनिकों के समूह बनाए और पूरे देश में इन्होंने उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फैल जाने का फैसला किया और ये समूह पूरे देश में फैल गए। इन समूहों में जो सैनिक थे, इन सैनिकों का भविष्य जो है कोई बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन देशभक्ति का ज्वार उनमें इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने भविष्य की परवाह न करते हुए, अपने परिवार और बीवी बच्चों की परवाह न करते हुए गांव-गांव जाना शुरू किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ उन्होंने फौज में देखा था वो गांव में जाकर सुनाना शुरू किया। अंग्रेज कैसे गाय काटते हैं और गाय का मांस किस तरह से खाया जाता है,
अंग्रेज कैसे सुअर काटते हैं और सुअरों का मांस किस तरह से खाते हैं, फिर किस तरह से भारतीय सैनिकों का अपमान करते हैं, भारतीय धर्म और संस्कृति का कैसे मजाक उड़ाते हैं, भारत के लोगों की जो मान्यताएं हैं उन पर कैसे फिक्रे कसते हैं, ये सब बातें इन सैनिक समूहों ने गांव-गांव जाकर कहना जब शुरू किया तो धीरे धीरे गांव में ऐसा माहौल बनने लगा, शहरों में ऐसा माहौल बनने लगा कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ी बगावत हो जाए। एक तरफ ये सैनिक थे जो सेना की नौकरी छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ गांव-गांव घूम रहे थे, दूसरी तरफ हमारे इस देश के एक महान तपस्वी संत परम पूजनीय महर्षि दयानंद थे, जिन्होंने भारत के साधारण से लोगों के बीच में जाकर अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा माहौल बनाना उस समय शुरू किया हुआ था। ये जो सैनिक थे जो सेना छोड़कर भारत में आजादी की लड़ाई के लिए लग गए थे, ये पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में ज्यादा घूम रहे थे। परम पूजनीय महर्षि दयानंद और उनके जो सहयोगी थे वो उत्तर भारत में काफी बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। उनके बहुत सारे साधु संत सन्यासी फकीर इस पूरे उत्तर भारत में गांव-गांव घूमकर अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाने में और अंग्रेजों के खिलाफ कोई संगठन खड़ा करने में लगे हुए थे। दोनों का संगम हो गया, सेना में काम करने वाले भारतीय सैनिक और समाज में काम करने वाले परम पूजनीय महर्षि दयानंद के तैयार किए हुए सैनिक, ये दोनों जब मिले तो इसमें से विस्फोट हो गया। और ये विस्फोट हुआ इसी मेरठ की पवित्र भूमि पर जहां हम बैठे हैं। जब उत्तर भारत के महर्षि दयानंद सरस्वती के सहयोगी और उनके शिक्षित और दीक्षित शिष्यों ने और दक्षिण भारत पूर्वी भारत से आए हुए इन सैनिकों ने एक दूसरे के संवादों से, एक दूसरे की बातों से मन में जब बड़े संकल्प कर लिए तो उस संकल्प का पहला प्रादुर्भाव इस मेरठ की भूमि पर हुआ 10 मई 1857 को। हुआ क्या था, मेरठ में एक घटना घटित हुई थी। आप जानते हैं बैरकपुर जैसे बड़ी छावनी थी, वैसे ही मेरठ भी अंग्रेजों की सबसे बड़ी छावनी थी उत्तर भारत में। उत्तर भारत में अंग्रेजों की दो ही सबसे बड़ी छावनियां हुआ करती थी, एक तो अंबाला जिसको आज अंबाला कैंट कहा जाता है और दूसरा था ये मेरठ। ये मेरठ कैंट का पूरा इलाका अंग्रेजों की छावनी का इलाका था। इस अंग्रेजी छावनी में 6 मई 1857 को बहुत सारे भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी अधिकारियों को कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। 6 मई 1857 को यहाँ मेरठ कैंट में परेड हो रही थी। उस परेड में भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों की फौज में नौकरी करते थे उनको ये कारतूस दिए गए इस्तेमाल करने के लिए और आदेश मिला कि इन कारतूसों को चलाओ, तो भारतीय सैनिकों ने वो कारतूस चलाने से मना कर दिया। 6 मई 1857 को ये कारतूस चलाने से जब सैनिकों ने मना किया तो अंग्रेज अधिकारियों के कान खड़े हो गए और उनको ये समझ में आने लगा कि बैरकपुर में जो घटना घटित हुई है अमर शहीद मंगल पांडे की बगावत और क्रांति के रूप में, वो शायद मेरठ में भी घटित हो सकती है, वैसा ही कुछ मेरठ में भी हो सकता है। तो अंग्रेज अधिकारियों ने ये फैसला कर लिया कि मेरठ में जो क्रांतिकारी भारतीय सैनिक अंग्रेजों की फौज में हैं, इन सबको फौज से निकाल दिया जाएगा और इनको हथकड़ियां पहनाकर जेल में डाला जाएगा और इनके ऊपर कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा और इनको जितनी भी बेइज्जती हो सकती है वो बेइज्जती इनकी की जाएगी। 6 मई 1857 को अंग्रेजों ने ये तय कर लिया और 9 मई 1857 को सवेरे करीब 9 साढ़े 9 बजे मेरठ कैंट में 90 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को फौज में से निकालने का आदेश सुना दिया गया, क्योंकि वो 90 सैनिक थे जिन्होंने ये कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। फिर उसके बाद अंग्रेजी अधिकारियों ने ये घोषणा कर दी कि इन सभी सैनिकों को हथकड़ियां पहना दी जाएं, इनके कपड़े उतारे जाएं, इनकी टोपियां उतारी जाएं, इनके बैज छीन लिए जाएं और इनको हाथ को पीछे बांधकर इनकी नंगे शरीर से परेड निकाली जाए। भारतीय सैनिकों का ये अपमान
बहुत ज्यादा उन्होंने 9 मई को कर दिया। सभी सैनिकों के कपड़े उतार लिए, उनके हाथ पीछे बांध दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैर में बेड़ियां, और उनका परेड मैदान में जुलूस निकलवा दिया। तो जो दूसरे भारतीय सैनिक इस घटना को देख रहे थे, उनके मन में बहुत गुस्सा पैदा हुआ और उन सैनिकों ने अपने गुस्से का उस समय तक तो कोई इजहार नहीं किया, उस समय तक तो गुस्से को उन्होंने प्रकट नहीं किया। लेकिन शाम को करीब 5 बजे के आसपास जो भारतीय सैनिक गुस्सा प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरठ शहर के बाजार में निकले कुछ सामान आदि खरीदने के लिए। तो बाजार में कई महिलाओं ने उनके ऊपर बहुत कठोर टिप्पणियां कर दी। कई माताओं ने, बहनों ने उनको ये कहा कि तुम्हारे जो सहयोगी रहे, तुम्हारे जो भाई रहे, अंग्रेजों ने ऐसे 90 से ज्यादा भारतीय सैनिकों का जो अपमान किया है, उनकी वर्दियां उतारी हैं, उनको शरीर नंगा करके उनकी परेड निकाली है, उनको जो है हथकड़ी और बेड़ियां डालकर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, तुम कैसे भारतवासी हो, अपने भाइयों के इस अपमान पर चुपचाप बैठे हो। तो सैनिकों का गुस्सा भड़क गया, वो लौटकर वापस आए बाजार से। आपात एक मीटिंग उन्होंने बुलाई और उस मीटिंग में ये तय कर लिया कि कल सवेरे 10 बजे, 10 मई को सवेरे 10 बजे, ये घटना है 9 मई की, उन्होंने संकल्प किया कि अगले दिन सवेरे 10 बजे हम कुछ ऐसा बड़ा काम करेंगे जिससे अंग्रेज भी कांपेंगे और अंग्रेजों की सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। अगले दिन सवेरे 10 मई को संयोग से रविवार का दिन था, और रविवार के दिन आप सभी जानते हैं अंग्रेजों की सरकार के जो अंग्रेजी सैनिक थे वो चर्च जाया करते थे, और चर्च जाना उनके लिए बहुत जरूरी बना दिया गया था। हमारे देश में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, उसका नाम था वेलेजली। उसने 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी करने वाले हर अंग्रेज सैनिक के लिए यह कानून बना दिया था कि रविवार के दिन उन्हें चर्च जाना बहुत जरूरी है। अगर वो चर्च नहीं जाएंगे तो उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा, उनकी तनख्वाह में कटौती की जा सकती है, उनकी सुविधाएं घटाई जा सकती हैं। तो सभी अंग्रेज तनख्वाह के लालच में, प्रमोशन के लालच में या थोड़ा डर कर चर्च जाया करते थे हर रविवार को। और ये वेलेजली नाम का ही अंग्रेज अधिकारी था जिसने रविवार की छुट्टी कराई थी पूरे भारत देश में, जो दुर्भाग्य से आजादी के 63 साल के बाद आज भी चल रही है। रविवार का दिन छुट्टी का दिन होगा क्योंकि उस दिन चर्च जाना है, और ये छुट्टी पहले की गई थी अंग्रेज अधिकारियों के लिए, बाद में ये छुट्टी कर दी गई भारतीय सैनिकों के लिए, और भारतीय सैनिकों के साथ भारतीय नागरिकों के लिए जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया करते थे। तो 10 मई को रविवार था, सारे अंग्रेज सैनिक रविवार के दिन यहाँ मेरठ के चर्च में गए हुए थे। वो चर्च की बिल्डिंग अभी भी टूटी फूटी यहाँ आप देख सकते हैं, जो कैंट एरिया में है। इधर भारतीय सैनिकों ने संकल्प कर लिया था कि अभी अंग्रेजों को सबक सिखा देना है। तो जब अंग्रेज चर्च में अंदर घुसे हुए थे और अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरठ में क्रांति की शुरुआत हुई, बगावत हुई, और सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने यहाँ का चर्च जला दिया, चर्च में आग लगाई। तो जो अंग्रेज चर्च के अंदर भरे हुए थे वो सब के सब अंदर जल के भस्म हो गए। उनकी कुछ स्त्रियां थीं, उन स्त्रियों को भी उसमें जल जाना पड़ा, और कुछ छोटे बच्चे थे उनको भी उस चर्च में जल जाना पड़ा। कुछ बच्चे और कुछ स्त्रियां संयोग से निकलकर बाहर आ गए थे, लेकिन उनको लोगों ने नहीं छोड़ा, क्योंकि चर्च में आग लगाने का काम भारतीय सैनिकों ने जरूर किया था, लेकिन आग लगते समय हजारों की संख्या में मेरठ के नागरिक भी वहां उपस्थित थे, और उन्होंने चर्च को चारों तरफ से घेर रखा था। और उनके मन में गुस्सा इस बात का था कि एक भी अंग्रेज को यहाँ से हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे, जो भी चर्च के अंदर है उसको तो अब यहाँ से सीधे भगवान के पास ही भेजेंगे। उसी के बाद चर्च जलने के बाद यहाँ अंग्रेज अधिकारियों के जितने बंगले थे एक एक करके सब में आग लगाई गई,
और उन बंगलों में जलकर कई अंग्रेज अधिकारी राख हो गए, खाक हो गए। उसके बाद भारतीय सैनिकों ने मेरठ नगर के नागरिकों के साथ मिलकर पूरे शहर में एक एक मोहल्ले में ये ढूंढना शुरू किया कि कहां अंग्रेज छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको ये जानकारी मिली कि काफी अंग्रेज अपने घरों से भागकर किसी दूसरे के घर में छुप गए हैं, गलियों में चले गए हैं। और भारतीय सैनिक उनको ढूंढते रहे। शाम हो गई और शाम करीब 6-7 बजे तक आते आते मेरठ में एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। सभी अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों ने और मेरठ के नागरिकों ने मिलकर कत्लेआम कर दिया। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, बहुत हैरानी होगी कि सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, सैनिकों के पास तो संगीनें थी, तलवारें थी, उनसे वो अंग्रेजी सैनिकों के सामने लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन मेरठ के जो नागरिक थे उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में तो बंदूक नहीं थी, उनके हाथ में तो तलवार नहीं थी। तो अंग्रेजों के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि मेरठ के नागरिकों के हाथ में फसल काटने वाला हसिया था, जिससे फसल काटी जाती है। गेहूं की फसल हम काटते हैं, धान की फसल काटते हैं, वो हसिया था लोगों के हाथ में। और उस हसियों को लेकर माताएं बहनें सड़क पर और भाई भी सड़क पर घूम रहे थे, और जहां कोई अंग्रेज मिलता था गर्दन उसकी हसिये से काटते थे। सैनिकों के पास तो बंदूकें थी, तलवारें थी चलाने के लिए, लेकिन साधारण नागरिकों के हाथ में तो हसिया था। कुछ साधारण नागरिकों के बारे में अंग्रेज दस्तावेज बताते हैं, अंग्रेजी दस्तावेज, कि उनके हाथ में खुरपी थी, खुरपा था, हसिया था। ऐसी चीजों को लेकर ये सारे नागरिक इकट्ठे हुए थे। और सबसे ज्यादा आश्चर्य में डालने वाली जो बात है वो ये कि अंग्रेज इतिहासकारों ने जब इन नागरिकों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि मेरठ के आसपास के लगभग 40 से ज्यादा गांवों के लोग इकट्ठे हुए थे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए। इन 40 गांवों की पूरी सूची है, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में रखी हुई है। ये सब गांव मेरठ के आसपास के गांव हैं। कुछ गांव हैं जो मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में हैं, और कुछ गांव हैं जो मेरठ से मोदी नगर के बीच में है। इन 40 गांव के नागरिकों की संख्या हजारों में थी, जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से कत्लेआम करा दिया। उसके बाद रात हो गई, एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचा। तो भारतीय सैनिकों ने तय कर लिया कि अब क्या करना है। तो अब उन्होंने कहा दिल्ली चलना है, और दिल्ली चलकर अंग्रेजों का जो मुख्य केंद्र है उस पर कब्जा करना है। तो लगभग 2000 भारतीय सैनिक, उनके साथ कुछ भारतीय नागरिक जो सामान्य नागरिक थे, गांव से इकट्ठे होकर आए थे, इन लोगों ने घोड़ों की और कुछ खच्चरों की व्यवस्था की, और उन पर बैठकर ये सारे सैनिक रातों रात दिल्ली के लिए निकल गए। सवेरा होते होते ये दिल्ली पहुंच गए। 11 मई को 1857 के साल में दिल्ली में 2000 मेरठ के सैनिक जो भारतीय सैनिक थे और 1500 से ज्यादा लोग जो गांव के सामान्य नागरिक थे, इन्होंने दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली में उस समय बहादुर शाह जफर की सेना के कई सैनिक थे जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की कसमसाहट तो रखते थे, लेकिन उनका जो बादशाह था, राजा बहादुर शाह जफर, वो लड़ने को तैयार नहीं था। बहादुर शाह जफर कभी भी अंग्रेजों से लड़ने को तैयार नहीं हुआ। हमेशा उसके मन में ये दुविधा रही कि मैं अंग्रेजों से लड़ूं या अंग्रेजों से मित्रता करूं, अंग्रेजों से लड़ने में फायदा है या मित्रता करने में फायदा है। और दूसरा उसका दुर्भाग्य ये था कि उसके आसपास के जो सहयोगी थे वो हमेशा बहादुर शाह जफर को ये समझाया करते थे कि अंग्रेजों से दोस्ती करने में ही फायदा है, लड़ने में कोई फायदा नहीं। जैसे बहादुर शाह जफर की एक पत्नी थी जिसका नाम था जीनत महल, वो हमेशा बादशाह बहादुर शाह जफर को यही कहा करती थी कि अंग्रेजों से लड़ाई लड़के तो कुछ मिलने वाला नहीं है, इनसे दोस्ती रखेंगे तो शायद हमें कुछ मिल जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? जीनत महल का एक लड़का था जो बहादुर शाह जफर से पैदा हुआ था। जीनत महल चाहती थी कि बहादुर शाह जफर के मरने के बाद ये उसका लड़का यहाँ का बादशाह बने और उसके नाम से पूरी बादशाहत चले।
जीनत महल के मन में ये जो छोटा सा स्वार्थ था, इस स्वार्थ के चलते उसने कभी भी राजा बहादुर शाह को अंग्रेजों से लड़ने नहीं दिया। लेकिन राजा बहादुर शाह की जो सेना थी वो अंग्रेजों से लड़ना चाहती थी। सेना में जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के पूरी तरह से खिलाफ थे। तो हुआ ये कि जब मेरठ के सैनिक वहां पहुंचे और इन्होंने बहादुर शाह जफर के महल में जाकर ये जानकारी दी, महल माने लाल किला, लाल किले में बहादुर शाह जफर रहा करता था, वही उसके महल के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था। तो सैनिकों ने जाकर ये सूचना दी कि मेरठ में तो क्रांति हो गई है और अब वो क्रांति दिल्ली में हमें करनी है। तो बहादुर शाह जफर के सारे सैनिक मेरठ के सैनिकों के साथ आकर गले मिले और उन्होंने कहा कि हमें तो क्रांति दिल्ली में भी करनी है, राजा माने तो अच्छा है, नहीं माने तो हम तो क्रांति करेंगे। अब मेरठ के सैनिक, दिल्ली के सैनिक इकट्ठे होकर बहादुर शाह जफर के पास पहुंचे। बहादुर शाह जफर ने बहुत देर तक सोचते हुए कहा, ना हां ना ना। एक स्पष्ट रूप से हां भी नहीं कह रहा था, दूसरी तरफ से ना भी नहीं कह रहा था। फिर मेरठ के सैनिकों ने बादशाह को कहा कि देखो, आप अगर लड़ाई लड़ो हमारे साथ तब आपका नाम इतिहास में रहेगा, नहीं लड़ोगे तो हम तो लड़ने ही वाले हैं और वैसे भी आप मारे जाओगे। अंग्रेज आपको हमारा जासूस कहेंगे और जिंदा नहीं रहने देंगे और हम आपको अब बिना लड़ाई लड़े छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप राजी राजी आते हो हमारे साथ तो अच्छा है, नहीं तो बेराजी हम आपको ले ही लेंगे अपने साथ। बहादुर शाह जफर ये सुनकर थोड़ा परेशान हो गया। फिर उसने मेरठ के सैनिकों से कहा कि भाई, मेरे पास तो राजा की पदवी भी नहीं है, ये तो अंग्रेजों ने छीन ली है। मैं तो नाम का राजा हूं, ना मेरा कोई कानून यहाँ चलता है, ना मेरा कोई हुक्म मानता है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मेरे पास कोई धन दौलत है। मैं तो गरीबी में जीवन बिता रहा हूँ, मैं तो आपको तनख्वाह भी नहीं दे सकता, पगार नहीं दे सकता। तो मेरठ के सैनिकों ने कहा कि हम तनख्वाह और नौकरी के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अंग्रेजों से आजाद कराना है देश को, इसके लिए लड़ रहे हैं। और हम आपसे वेतन मांगने नहीं आए, वेतन के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो हम उसका इंतजाम कर लेंगे। आप तो बस घोषणा करो कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध शुरू करना है। तो बहादुर शाह जफर ने मेरठ के सैनिकों के दबाव में, दिल्ली के सैनिकों के दबाव में घोषणा कर दी और उस घोषणा का बहुत बड़ा असर हुआ। पूरी दिल्ली में 50,000 से ज्यादा सैनिक इकट्ठे हो गए पूरी दिल्ली में। आप देखो, मेरठ से 2000 सैनिक गए थे और लगभग 1500 साधारण लोग गए थे। इन्होंने दिल्ली में घूम घूम कर 2-3 दिनों के अंदर 50,000 से ज्यादा सैनिकों को इकट्ठा कर लिया और उन 50,000 सैनिकों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर धावा बोल दिया। अंग्रेजों का सबसे बड़ा गढ़ उस जमाने में दिल्ली में हुआ करता था दरियागंज का इलाका। ये जो दरियागंज आज आपको दिखाई देता है, ये पूरा अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था। अंग्रेजों के सारे बड़े अधिकारी इसी दरियागंज इलाके में रहा करते थे। अंग्रेजों के जितने बड़े ऑफिसेस थे, कार्यालय थे, वो दरियागंज इलाके में चला करते थे। अंग्रेजों का एक बड़ा चर्च दरियागंज में था, वो आज भी है। एक हॉस्पिटल हुआ करता था, वो आज भी है। और अंग्रेजों की सरकार जो मुद्रा बनाती थी, सिक्का छापती थी, उसका छापा खाना भी दरियागंज में ही हुआ करता था। और अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा अखबार निकलता था उस जमाने में, उसकी प्रिंटिंग प्रेस भी दरियागंज में। माने ये दरियागंज सबसे महत्वपूर्ण इलाका था अंग्रेजों का। तो इन मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर दरियागंज पर ही धावा बोला। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक दिन पूरा और आधा दिन अगले दिन, माने 1.5 दिन के अंदर मेरठ के सैनिकों ने और दिल्ली के सैनिकों ने मिलकर 11,000 से ज्यादा अंग्रेजों को खत्म कर दिया दिल्ली में। 1.5 दिन के अंदर 11,000 अंग्रेज सैनिक मारे गए। और जब इतने बड़े पैमाने पर अंग्रेजों का कत्लेआम दिल्ली में हुआ, तो फिर पूरे भारत में इसकी एक लहर शुरू हो गई। दिल्ली की खबर जहां जहां तक पहुंची,
वहां तक अंग्रेजों का कत्लेआम शुरू हो गया। दिल्ली से खबर निकली, 1.5 दिन में दिल्ली आजाद हो गई अंग्रेजों की गुलामी से। आप कल्पना कर सकते हैं, अंग्रेजों की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र एक दिन पूरा और आधा दिन माने 36 घंटे में पूरा दिल्ली आजाद था अंग्रेजों की गुलामी से। यूनियन जैक दिल्ली में जहां जहां था सब जलाकर क्रांतिकारियों ने फेंक दिया था और हर जगह भारत का झंडा दिल्ली में लहरा गया था। दिल्ली से खबर अलीगढ़ पहुंची, अलीगढ़ से मेरठ, माफ करना, एटा पहुंची, एटा से इटावा पहुंची, इटावा से मैनपुरी पहुंची, मैनपुरी से कानपुर पहुंची, कानपुर से लखनऊ पहुंची, लखनऊ से आगे आगे खबर पहुंचती रही। और एक दूसरा क्षेत्र था कि दिल्ली से खबर मुरादाबाद पहुंची, मुरादाबाद से बरेली पहुंची, बरेली से शाहजहांपुर पहुंची। तो एक अलीगढ़ की दिशा में और एक बरेली की दिशा में, दोनों तरफ जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के नागरिकों ने, सैनिकों ने जो मोर्चाबंदी की है और उसका जो वर्णन है वो अद्भुत है। आप ये सुनकर जरूर गौरव महसूस करेंगे कि भारत के क्रांतिवीरों ने और साधारण नागरिकों ने 15 दिन के अंदर 51,316 अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट में सुला दिया 15 दिन के अंदर। और 51,316 ये अंग्रेज जो मारे गए ना, इनकी कब्र सब भारत में है। उन कब्रों की गिनती हुई तब ये पता चला कि इतने अंग्रेज मारे गए इस देश। और ये अंग्रेज जो मारे गए, आपको ये भी सुनकर हैरानी होगी कि कुल जो अंग्रेज भारत में थे 1857 में, उन अंग्रेजों की संख्या 51,630 थी और 51,316 मारे गए, माने लगभग 300 अंग्रेज जिंदा बचे। और जो जिंदा बचे उनकी जो डायरियां उन्होंने लिखी हैं, जो अंग्रेज जिंदा बच गए 1857 की क्रांति में, वो पढ़ें तो हंसी आती है। अंग्रेजों ने लिखा कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने अपने शरीर पर कोयले की राख मल ली थी और हम काले दिखने लगे थे, इसलिए भारतवासियों ने हमको छोड़ दिया और ये समझकर छोड़ दिया कि ये तो अपने ही व्यक्ति हैं, क्योंकि शरीर पर कालिख पोती हुई थी। कई अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि हम इसलिए जिंदा बच गए कि हमने फकीरों का वेश धारण कर लिया। और हमारे देश में कहा जाता है फकीरों को मारना नहीं, तो वो इसलिए जिंदा हो गए कि बच गए कि फकीरों का वेश धारण किया। कुछ अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में लिखा है कि वो इसलिए जिंदा बच गए कि उन्होंने साधु संत का चोला ओढ़ लिया। और कई अंग्रेज, कम से कम 250 से ज्यादा अंग्रेजों ने अपनी डायरी में इस बात को स्वीकार किया है कि उनके पास जो भी कपड़े थे उस कपड़े को सबसे पहले उन्होंने नारंगी रंग में रंगा, क्योंकि ये नारंगी रंग भारत में श्रद्धा का, सम्मान का प्रतीक है। और अंग्रेजों को लगा कि जिंदा बचने के लिए इस नारंगी की शरण में ही जाना पड़ेगा, भगवा ही लेना पड़ेगा। तो अंग्रेजों ने अपने कपड़े भगवा रंग में रंग लिए और उन कपड़ों को उन्होंने पहन लिया और भारतीय लोगों ने उनको छोड़ दिया, उनके ऊपर दया दिखाई। लेकिन जो अंग्रेज छूट गए वही हमारे लिए खतरनाक साबित हो गए। ये छूटे हुए अंग्रेज, ये बचे हुए अंग्रेज किसी तरह से भारत से इंग्लैंड वापस चले गए और लंदन वापस जाने के बाद इन्होंने जो कहानी सुनाई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट परेशान हो गई। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय किया गया कि भारत जैसा देश अगर हमारे हाथ से निकल गया तब तो सारी दुनिया के देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे महत्वपूर्ण जो बहस हुई भारत के बारे में वो 1857 1 सितंबर के दिन हुई। 1 सितंबर 1857 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दोनों की संयुक्त बैठक हुई। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई। इस संयुक्त बैठक में सबसे बड़ा प्रश्न था कि भारत आजाद हुआ तो क्या होगा, भारत हमारे हाथों से निकल गया तो क्या होगा। सारे अंग्रेज अधिकारियों का एक मत से यह कहना था कि अगर भारत हमारे हाथ से निकल गया तो दुनिया के 70 देश हमारे हाथ से निकल जाएंगे, क्योंकि ये भारत के रास्ते पे ही चल पड़ेंगे।
और भारत के तरीके से ही अपने यहाँ बगावत करके क्रांति करके आजादी हासिल करेंगे। इसलिए भारत को वापस अपने कब्जे में लाना है, भारत को फिर से गुलाम बनाना है, भारत पर फिर से अंग्रेजों का शासन स्थापित कराना है, इसके लिए कुछ किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों की संसद ने एक स्वर से तय किया कि दोबारा से बहुत बड़ी सेना फिर भारत में भेजी जाए और उस सेना की ताकत से भारत को फिर गुलाम बनाने के काम में लगा जाए। उसी समय में संयोग कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेजों का एक बड़ा युद्ध चीन के साथ होने वाला था और अंग्रेजों का जो युद्ध चीन के साथ होने वाला था, उस युद्ध में अंग्रेजों ने चीन को हराने के लिए बहुत बड़ी सेना तैयार कराई हुई थी। वो पूरी सेना उन्होंने भारत के लिए रवाना कर दी। और एक दूसरा संयोग उस समय ये भी हुआ कि अंग्रेजों की ईरान के साथ एक बड़ी लड़ाई उसी समय खत्म हुई थी, जिस लड़ाई में ईरान हार गया था, अंग्रेज जीत गए थे और अंग्रेजों ने ईरान पर वैसे ही कब्जा कर लिया था जैसे भारत पर कब्जा किया हुआ था। तो ईरान में जो अंग्रेजी फौज थी और चीन के लिए जो फौज उन्होंने तैयार की हुई थी, इन दोनों फौजों को भारत में भेजने का फैसला किया गया। लेकिन जब संसद में ये बात आई कि भारत में ये अंग्रेजी फौज अगर जाएगी तो इसकी कुल संख्या कितनी हो सकती है, तो ईरान से आने वाली अंग्रेज फौज और चीन के खिलाफ लड़ने वाली अंग्रेज फौज, दोनों की संख्या जोड़ी गई तो कुल मिलाकर 64,000 के आसपास वो संख्या निकल रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस इस बात की हो रही थी कि ये 64,000 अंग्रेज सैनिक आखिर भारत में जाकर कितनी देर लड़ेंगे, क्योंकि 51,316 अंग्रेजों को तो भारतवासियों ने 15 दिन में ही खत्म कर दिया था। तो अंग्रेजों की चिंता इस बात की थी कि हमारे ये 64,000 के आसपास सैनिक हैं, ये कितने दिन लड़ पाएंगे, कितना मुकाबला कर पाएंगे। तो एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका नाम था विलियम विल्बरफोर्स। उसने एक सुझाव दिया और वो सुझाव हमारे लिए बहुत तकलीफ का कारण बन गया। विल्बरफोर्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। इसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। विल्बरफोर्स कह रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि हमारे अंग्रेज सैनिक कभी भी भारत को दोबारा जीत नहीं पाएंगे। क्यों? तो वो कहता है कि भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेजों को मार के गिरा देता है। भारत का एक सैनिक 10 अंग्रेज सैनिकों पे भारी पड़ता है। और विल्बरफोर्स कहता है कि जो भारतीय सैनिक अंग्रेजों की सेना में भारत में काम कर रहे हैं, उन्हीं की संख्या 2,64,000 से ज्यादा है। अगर वो ही लड़ गए इन अंग्रेजों से तो ये तो काम तमाम इनका 2-3 दिन में ही हो जाएगा। तो क्या करें, कोई और योजना बताओ। तो विल्बरफोर्स कहता है कि एक योजना है कि भारत में कुछ राजा महाराजा ऐसे हैं जो अंग्रेजों से वफादारी कर सकते हैं। कई ऐसे भारत के राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते हैं। कई ऐसे राजा महाराजा हैं जो अंग्रेजों के सहयोगी बन सकते हैं। इन राजा महाराजाओं से मदद ली जाए और इनसे सैनिक लिए जाएं, उनके साथ अंग्रेज सैनिक मिले और तब भारत पर दोबारा हमला किया जाए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिस्ट बनाई गई कि बताओ कौन कौन से राजा महाराजा हैं भारत में जो अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं, जो अंग्रेजों से सहयोग कर सकते हैं, जो अंग्रेजों से दोस्ती कर सकते हैं और भारत के अपने ही नागरिकों के खिलाफ लड़ सकते हैं। मुझे बहुत अफसोस है और बहुत दुख है ये कहते हुए कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में सूची बनना शुरू हुआ तो जो ब्रिटिश अधिकारी भारत में नौकरी करके वापस गए थे, आप तो जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में 1750 से बंगाल में काबिज हो चुकी थी और 1750 से 1857 करीब करीब 105-6 साल में जो अंग्रेजों ने यहाँ नौकरी की थी, ये अंग्रेज यहाँ से वापस गए थे। इन अंग्रेजों को पूछा जाने लगा कि तुम बताओ कौन राजा है जो भारत की बहुत मदद कर सकता है, कौन ऐसा
सामंत है, कौन ऐसा जागीरदार है, कौन ऐसा ताल्लुकेदार है जो भारत में भारतीयों के खिलाफ लड़े और अंग्रेजों की मदद करे। तो सबसे पहला नाम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में आया, बहुत शर्म आती है मुझे वो नाम लेने के लिए, वो नाम था जीवाजी राव सिंधिया। अंग्रेजों की संसद में सारे अंग्रेज सांसदों ने एक स्वर से ये कहा कि भारत में हमें सबसे अच्छा कोई मित्र मिल सकता है तो वो जीवाजी राव सिंधिया है। जीवाजी राव सिंधिया का मतलब आप जानते हैं, माधवराव सिंधिया के परिवार के लोग, विजया राजे सिंधिया के परिवार के लोग, वसुंधरा राजे सिंधिया के परिवार के लोग, ये सिंधिया परिवार अंग्रेजों का सबसे वफादार परिवार इस देश में रहा है। और अंग्रेजों की संसद में इनका नाम आया कि ये हमारी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो अंग्रेजों की संसद ने तय किया कि जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा जाए अंग्रेजी सरकार की तरफ से। तो जीवाजी राव सिंधिया को पत्र लिखा गया। फिर पूछा गया कि दूसरा कौन राजा है भारत का जो मदद करेगा अंग्रेजों की। तो दूसरा नाम आया, वो बहुत शर्मनाक है, वो नाम भी पटियाला के जो महाराजा हुआ करते थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम आप सभी जानते हैं, जो पंजाब में बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। इनके खानदान का नाम आया कि ये जो पटियाला का राजघराना है ये अंग्रेजों की सबसे ज्यादा मदद करेगा। फिर तीसरा नाम आया वो निजाम हैदराबाद का। आप जानते हैं हैदराबाद रियासत थी और वो रियासत सालार जंग नाम के एक व्यक्ति के कंट्रोल में थी जिसको निजाम हैदराबाद कहा जाता था। तो निजाम हैदराबाद का तीसरा नाम आया कि ये भी अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं। चौथा नाम आया जींद का एक महाराजा हुआ करता था। पांचवा नाम आया नाभा नाम की एक रियासत थी पंजाब में, वहां का एक राजा हुआ करता था। छठवां नाम आया वो त्रावणकोर की रियासत के राजा का आया। सातवां नाम जूनागढ़ की रियासत के राजा का आया। फिर आठवां नाम, 10वां, 11वां, 12वां, 50, 60, 70, 80 ऐसे सैकड़ों नाम अंग्रेजों की संसद में आए और अंग्रेजों ने ये मान लिया और तय कर लिया कि इन राजाओं की मदद से हम भारत पर दोबारा कब्जा करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों के पास तो सैनिक थे नहीं जो लड़ते, 64,000 कुल सैनिक उनके पास थे और उन सैनिकों का क्या हाल होता वो अंग्रेजों को अंदाजा था। तब ये चिट्ठियां लिखी गई और भारत के इन राजाओं से संपर्क किया गया। तो सबसे पहले जीवाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों को वायदा किया कि आप दोबारा अगर भारत में आते हैं और क्रांतिकारियों से लड़ाई लड़ेंगे तो मेरी 40,000 सैनिकों की फौज आपकी सेवा में रात दिन खड़ी रहेगी। और ना सिर्फ 40,000 सैनिकों की फौज अंग्रेजों की सेवा में खड़ी रहेगी, बल्कि जीवाजी राव सिंधिया ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को मैं भेंट करूंगा अगर अंग्रेज वापस भारत में आएंगे तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40,000 सैनिकों का वायदा जीवाजी राव सिंधिया ने अंग्रेजों से किया। इसी तरह पटियाला के महाराजा ने वायदा किया, इसी तरह जींद के महाराजा ने वायदा किया, इसी तरह से नाभा के महाराजा ने वायदा किया। और अंग्रेजों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि ये भारत के जो राजा महाराजा अंग्रेजों को फौज देने को तैयार हैं, वो फौज कुल मिलाकर 3 लाख, 3.5 लाख से ज्यादा हो रही है। तब अंग्रेजों को भरोसा आ गया और उनको लगा कि 3.5 लाख से ज्यादा तो भारतीय सैनिक मिल रहे हैं, 64,000 हमारे पास अपने सैनिक हैं। उनका गणित उन्होंने बिठाया और फिर अपनी सेना को भारत के लिए रवाना किया। और जब तक अंग्रेजों की सेना भारत में पहुंची, ईरान से आई हुई सेना और चीन के युद्ध की तैयारी में लगी हुई सेना, उसको भारत आने में समय लगा। जितना समय इस सेना को भारत पहुंचने में लगा उतने समय तक भारत पूरा देश स्वतंत्र रहा, पूरा देश स्वतंत्र रहा, सारा भारत आजाद रहा। 1857 के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 10 मई 1857 से लेकर 19 सितंबर 1857 तक सारे भारत के
350 से ज्यादा जिले अंग्रेजों की गुलामी से पूरे आजाद रहे। 350 जिलों में अंग्रेजों के खिलाफ ये क्रांति की बगावत हुई और ये 350 जिले उस जमाने में रियासतों के बराबर हुआ करते थे। जैसे मेरठ आजाद रहा 10 मई से लेकर 19 सितंबर तक, दिल्ली आजाद रहा 10 मई से लेकर 19 सितंबर तक, दिल्ली के आसपास अलीगढ़, एटा, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, फिर उसके बाद शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, लखनऊ के पास कानपुर, कानपुर के आगे बिठूर, बिठूर के आगे फतेहपुर, ऐसे भारत के 350 जिले जो उस जमाने में रियासतों के नाम से जाने जाते थे, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद थे और इनमें भारत का झंडा फहराया जाता था। यूनियन जैक कहीं पर भी नहीं था, भारत आजाद हो गया था। अब हमारे मन में जब ये सवाल आता है कि अगर भारत आजाद हो गया था 1857 में, तो 1947 तक गुलामी क्यों झेलनी पड़ी? ये 1947 तक की गुलामी भारत के उन गद्दार राजा महाराजाओं के कारण झेलनी पड़ी जो अंग्रेजों से मिल गए थे और क्रांतिकारियों का विरोध कर रहे थे। जीवाजीराव सिंधिया जैसे भारत के ऐसे 60 से ज्यादा राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाई थी और अपनी सेना अंग्रेजों के समर्थन में भेजी थी। अब एक मजेदार घटना घटित हुई कि जैसे जीवाजीराव सिंधिया ने अपनी सेना को आदेश दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना नहीं है, अंग्रेजों के समर्थन में लड़ना है, क्रांतिकारियों के खिलाफ, तो जीवाजीराव सिंधिया की सेना में बगावत हो गई और सेना में 2 फाड़ हो गए, 2 टुकड़े हो गए। एक हिस्सा सेना का भारत के क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, दूसरा हिस्सा राजा की वफादारी में अंग्रेजों के साथ चला गया। जो हिस्सा जीवाजीराव सिंधिया की सेना का क्रांतिकारियों के साथ मिल गया, उस हिस्से का नेतृत्व किया महारानी झांसी लक्ष्मीबाई ने और तात्या टोपे ने। वही सेना थी जिसकी मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध लड़ा और तात्या टोपे अंग्रेजों के खिलाफ 8 महीने तक सतत युद्ध करते रहे। भारत के क्रांतिकारियों में सबसे ज्यादा लंबे समय तक अंग्रेजों से लड़ाई जिन्होंने लड़ी है उनका नाम है तात्या टोपे। 8 महीने तक लगातार अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी उन्होंने। और उनके सैनिक कौन थे? वही सैनिक थे जो जीवाजीराव सिंधिया के आदेश पर अंग्रेजों के साथ नहीं मिले, क्रांतिकारियों के साथ मिल गए। उन्हीं सैनिकों की मदद से झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को बार बार युद्ध में परास्त किया और बार बार अंग्रेजों ने मुंह की खाई। और आपको मालूम है, एक समय तो ऐसा आया कि अंग्रेजों की गुलामी से यह पूरा इलाका आजाद था। अगर आप आज बुंदेलखंड के नक्शे को देखना चाहें, जिसको हम बुंदेलखंड कहते हैं आज, ये पूरा बुंदेलखंड झांसी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य के रियासत में आ गया था अंग्रेजों से आजाद होने के बाद। ये बहुत जबरदस्त संग्राम झांसी की रानी का अंग्रेजों के साथ हुआ था। आप तो सभी जानते हैं, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के हर युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था, एक युद्ध को छोड़कर। अंग्रेजों ने जब जब झांसी पर हमला किया, कभी भी अंग्रेज झांसी को जीत नहीं पाए। एक आखिरी युद्ध अंग्रेजों ने 1858 में जो लड़ा था, उसी में उनकी विजय हुई थी। 1857 में तो एक भी युद्ध में वो जीत नहीं पाए थे। इधर नाना साहब पेशवा जो कानपुर के पास बिठूर में रहा करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा संगठन खड़ा कर रखा था अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। और नाना साहब पेशवा के जो सहयोगी और दूत थे, उन्होंने पूरे अवध प्रांत में क्रांति की मशाल जलाई हुई थी।